दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने आज के मार्केट को डिस्कस किया है। निफ्टी में रिवर्सल हो चुका है। अब रेसिस्टेंस कितना दूर है, कितने फासले भी बाकी है अपने ऑल टाइम हाई या अपने रेसिस्टेंस पहुंचने के लिए, और कौन कौन से रेसिस्टेंस बीच बीच में निफ्टी को फेस करने पड़ सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत की है। साथ में 3 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में काफ़ी दम है, काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं टोटल मार्केट में यहीं पर पैसा बन रहा है। तो उसके ऊपर भी हमने बातचीत की है, आप जिसको चेक कर लेना। यूएस के मार्केट पे आते हैं। देखिए डाउ जोन्स में 390 पॉइंट्स की तेजी, 1% का जंप है। नेस्टेक के अंदर कुछ खास नहीं है और फैंग अभी नीचे है, 0.31% की मंदी। यानी यूएस के मार्केट अभी के समय मिक्स है कि डिफेंसिव कंपनीज के स्टॉक प्लस में, बाकी टेक कंपनीज के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आज देखते हैं एफआईएस ने क्या किया। आज एफआईएस ने 1580 करोड़ के आसपास का माल बेचा है 3 अक्टूबर, और पिछले 4 दिन से एफआईएस की सेलिंग कम हो चुकी है। आप देखोगे तो 29 तारीख, 30 तारीख, 1, 3, तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईएस ने सेलिंग कम की है, लेकिन सेलिंग तो की है, कैश में माल बेचा है। मतलब रवैया वही है बिकवाली का। लेकिन आपको बताइए जब मार्केट ऊपर जाता है और एफआईएस कैश में बिकवाली करती है तो उसका मतलब ये होता है कि एफआईएस फ्यूचर में बाइंग कर रही है, एफएनओ में बाइंग कर रही है, जिसमें एफआईएस को ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा कर सकता है। वो टेक्निकल्स प्ले कर सकते हैं उसके पीछे रीज़न, मतलब एफआईएस को लग रहा है कि टेक्निकली निफ्टी अच्छा है तो हो सकता है एक वापस से अपनी हाई को टच करें, जो भी अभी हाई निफ्टी ने टच किया था, या फिर कुछ न्यूज़ ऐसी लगी एफआईएस को जिसमें आरबीआई की न्यूज़ हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के बाद में एक रिवर्सल हमने देखा। कैसे पता चल सकता है इसका, तो मैं आपको डेटा दे देता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 4 घंटे पहले का आर्टिकल है जिसमें बताया जा चुका है कि निफ्टी अक्टूबर का जो फ्यूचर है वो ट्रेड कर रहा है प्रीमियम पे। मतलब जो भी उसका प्राइस है, निफ्टी का जो प्राइस है उसके ऊपर अभी फ्यूचर पहुंच चुका है, यानी प्लस में है, प्रीमियम पे है। तो इसका मतलब यही है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा सीन अपन को देखने को मिले, और एफआईएस की तरफ से भी बाइंग चल रही है, क्योंकि उसके बिना मार्केट ऊपर जाना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, कैश मार्केट में अभी भी एफआईएस की बिकवाली कायम है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर, कुछ बड़ी खबरें हैं, टेक्निकली देखते हैं और फंडामेंटली भी देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो। देखिए फर्स्ट जो कंपनी है पीएनजी ज्वेलर्स है। 4% की तेजी आज इसमें बनी है। एक न्यूज़ आती है ओपन मार्केट के अंदर जिसमें टाइम आप देख सकते हैं 2:45 पर न्यूज़ आती है कि कंपनी ने अचीव कर लिया है 618 करोड़ की सेल्स का आंकड़ा नवरात्रि के अंदर और दशहरा के अंदर। रिमार्केबल जंप है जिसमें 65% वायनवा बेसिस में ग्रोथ मिली है। तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे बनी है और उसकी वजह से कंपनी ने जो कंपनी का स्टॉक है उसने काफ़ी अच्छा किया। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे नवरात्रि की बात करें तो सेल्स हिट कर चुकी है 4 to 8 करोड़, जो कि अप है 66% पिछले साल के कंपैरिजन में। जबकि दशहरा की बात करें ना तो सिंगल डे में 190 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि अप है 64% वाई ऑन वाई बेसिस पे। इसी वजह से 4% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी कैसी है उसको चेक कर लेते हैं, वैल्यूएशन क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए डायमंड ज्वेलरी के अंदर कंपनी का नाम है, 8414 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसको कंसीडर करके स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन है 33 की, यानी पी रेशियो है। जबकि इंडस्ट्रीज की बात करें तो 65 का पीई रेशियो है, यानी थोड़ा सा सस्ता बोल सकते हैं या फिर कंफर्टेबल वैल्यूएशन हम इसमें बोल सकते हैं। पास्ट के कैसे डेटा है, यानी प्रॉफिट कैसे है इसके, पैट अभी आप देखोगे 252 करोड़ का है, तो ये कंसिस्टेंट है और ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। तो सब कुछ ओके है, टेक्निकल्स का ओके होना बाकी है। और जिस तरह की तेजी आज बनी है, देखते हैं आगे वाले कुछ दिनों के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रेक कर पाता है स्टॉक या नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है इससे बिकवाली आई थी और उसके बाद में स्टॉक गिरा था। ये जो पॉइंट है इसके बाद भी गिरा, ये जो पॉइंट है इसके बाद भी गिरा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी हाई है, देखते हैं ब्रेकआउट कर पाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट कंपनी है पीजीईएल। अब इसमें चलो ठीक है, कमेंट्स आपके नहीं आते हैं क्योंकि अच्छी बात है, आपको पता चल गया है कि इसमें अभी के समय सीन क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जान पाते हैं कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान नहीं कर पाते। लेकिन अभी लोग सीखना शुरू कर चुके हैं। देखिए आपको बताइए इस कंपनी में सिचुएशन क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में कंपनी ने ये बोला कि अब अगले जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें भी रिजल्ट हम अच्छे नहीं दे पाएंगे। इन्वेंट्री इश्यूज़ हैं, हमने जो भी पहले इन्वेंट्री बनाई है वो हाई प्राइसेस पे है, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम गाइडेंस को कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री लेवल नॉर्मलाइज होने के लिए जनवरी या फरवरी तक का समय लग सकता है।
साथ में ये भी कंपनी ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 के एस्टिमेट्स को हम कट करते हैं, और ये जो इन्वेंट्री है, इसका जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, ये सब आपको जनवरी 2027 तक क्लियर करने को मिलेगा। तो कई साल या कुछ साल हम बोल सकते हैं, 1-2 साल यहाँ पे है जिसकी वजह से स्टॉक अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट को पता चल चुका है कि फ्यूचर अभी अनसर्टेन है। अनसर्टेन तो क्या बोले, लेकिन ठीक है, सर्टेन है और वो नेगेटिव है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ हमने देखी थी 29 तारीख को, और इसके अंदर ये था कि एसीज की जो सेल थी वो बढ़ चुकी थी, ठीक है, फेस्टिवल वीक की वजह से। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि एयर कंडीशनर्स की जो डिमांड है वो काफ़ी हाई हो चुकी है नॉर्दर्न इंडिया में। अब इसका जो रिफ्लेक्शन है स्टॉक की प्राइस में क्यों देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा नहीं है कंपनी का पूरा प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, रेवेन्यू के स्ट्रीम्स, ऐसा नहीं है कि एसी से कंपनी कमाती है और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी डिलीवर करती है। तो जब तक सब में दम नहीं होगा, जब तक स्टॉक कैसे चलेगा, कंपनी कैसे चलेगी। अब इसमें एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करने में आसानी होगी कि जब भी इस तरह की कमेंट्री आप सुनोगे ना, तो उसकी वजह से स्टॉक नहीं चलेगा। अगर मैनेजमेंट ने गाइडेंस चेंज कर दी, जो गाइडेंस अभी ख़राब की थी वो गाइडेंस अच्छी कर दी, तो जो इन्वेस्टर परेशान थे वो खुश हो जाएंगे और उसकी वजह से स्टॉक चलेगा। तो आपको गाइडेंस चेंज होती है या नहीं, उसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 11 करोड़ का प्रॉफिट 300 का हुआ, लेकिन उसके बाद में डिक्लाइन हुआ। तो कंपनी ये कह रही है कि हमको 2 साल लगेंगे वापस से 300 करोड़ को पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं अगले कुछ साल में क्या होता है, कैसे रिजल्ट इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी स्टॉक अभी नेगेटिव है, कैसे पता कर सकते हैं, या तो गाइडेंस चेंज होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर टेक्निकल्स में पहले इंडिकेशन आपको मिल जाएगा एक रिवर्सल का, ब्रेकआउट का। तो ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 50% नीचे है। बाइंग अभी चल रही है यहाँ पे उन इन्वेस्टर्स की जो कॉन्ट्राबेट लेना चाहते हैं, लेकिन जो मार्केट के साथ में जाना चाहते हैं वो अभी इसमें एग्जिट कर रहे हैं, और देखते हैं आगे चल के इसमें किस तरह के चेंजेस होते हैं। बाकी कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी है, बट टाइम अभी कंपनी का ख़राब चल रहा है। देखते हैं कितना टाइम कंपनी लेती है। बाकी कंपनी ने तो बता दिया 1-2 साल लगेगा, लेकिन अगर कंपनी ने साथ में ये भी बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से पहले से ही प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाए, तो हम उसका आपको पहले से ही गाइडेंस के अंदर चेंजेस करके बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है पारस डिफेंस। 5% का जंप इसमें देखने को मिला। 9 बजे की न्यूज़ है, उसके बाद में स्टॉक चल गया। कंपनी की जो सब्सिडरी है, इसको 50 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिल चुका है एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर, और डिलीवर ड्यू है बाय मार्च 2026, यानी कर देगी कंपनी डिलीवर नेक्स्ट ईयर के अंदर ही, और उसकी वजह से 50 करोड़ के आसपास का सेल्स यहाँ पे कंपनी निकालेगी, फिर प्रॉफिट दिखेगा। तो स्टॉक आज चला है। डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट नीचे होता है, डिफेंस कंपनीज में फोकस रहेगा इन्वेस्टर का, ताकि जब मार्केट अच्छा करे तो इन कंपनीज में फ़ायदा हो। बाकी स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा स्विंग दिया, जो ये रेसिस्टेंस था उसी पर सपोर्ट लिया। अब हम यहाँ पे एक रिवर्सल तो देख चुके हैं, स्लोली स्टॉक ऊपर जा रहा है। अपने रेसिस्टेंस के बीच में गैप कितना है, 35% का गैप इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपनी देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा गेम चल रहा है, खेल चल रहा है। KPIT टेक एक बहुत सही कंपनी, फाइनेंशियली फंडामेंटली काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय की बात करें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हमने देखा है। 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमने देखी है। कंपनी का स्टॉक गिरते गिरते काफ़ी नीचे आ चुका है। इसकी वजह से 35,000 करोड़ का ओनली इसका मार्केट कैप है, 40 का पी रेशियो है, यानी 60,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का हो जाता है पहले के आसपास, तो ही इन्वेस्टर का जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना टाइम उसमें लगेगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें, आप देख सकते हैं सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। 8% डाउन है, स्टॉक गिरा था 8-10%, उसके बाद में 2-4% की रिकवरी देखने को मिली थी। अब देखिए, जब स्टॉक गिरा था उस समय ये डेटा आया नहीं, लेकिन उसके बाद में डेटा आया, तो ठीक है, ये रीज़न हो सकता है इसके पीछे का। मैंने आपको बताया था कि KPIT टेक ये गिरा था, कोई न्यूज़ नहीं थी उसके समय, तो हो सकता है इनसाइडर को कुछ ना कुछ पहले से पता चल गया हो कि Q2 के नंबर्स खराब आने वाले हो। आपको याद होगा मैंने आपको ऐसा कहा था। अब ये जो कहा है यहाँ पे गोल्डमैन ने और JP मॉर्गन ने, ठीक है, अब जरूरी नहीं ये भी सही हो भी सकता है, वो रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगा। लेकिन रियल अगर हम देखें पैसा निकला तो है, तो हो सकता है रिजल्ट इसके नंबर से इसके खराब आए। देखिए यहाँ पे बोला यह है कि रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिल सकता है Q2 में, गोल्डमैन ने बोला है। JP मॉर्गन ऐसा बोल चुका है कि यहाँ पे वॉश आउट हो सकता है इसका पूरा फाइनेंशियल ईयर 26, यानी ये जो साल है ना पूरा का पूरा,
ये वॉश आउट होगा, यानी यहाँ पे ना ही इसका प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, या घटने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इसमें हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। रिफ्लेक्शन देखने को वैसे ही मिल चुका है, 840 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लाइन में गया है इसमें। पहले 5 साल में इसका प्रॉफिट एक बार में नीचे नहीं गया, ऊपर ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन में चला गया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एफ क्या करें, तो एफ तो निकल रहे हैं, मतलब जो बात इन्होंने की है वो अप्लाई भी कर रहे हैं। 26% की होल्डिंग थी, 23, 22, 20, 17, 17, 15, बहुत ज़्यादा माल बेचा है एफ ने। एफ जब तक लेगे नहीं, जब तक स्टॉक नहीं चलेगा, और एफ जब लेगे, जब इसके Q2 या Q3 जो भी है रिजल्ट अच्छा आएगा। कंपनी अच्छी है, बस टाइम खराब है, वो चीज़ आपको नोटिस करनी है, क्योंकि डीआईज इसमें अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, वो भी चीज़ आपको देखनी है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कुछ कहा है कि एकदम से स्टॉक गिरा था, उसके बाद में स्टॉक 3% चल भी गया था। तो क्या रीज़न था उसके पीछे का? देखो, मैनेजमेंट ने अश्योरेंस दी है, मैनेजमेंट ने बोला है कि डरो मत, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। मार्जिन गाइडेंस के लिए उन्होंने बोला है कि हम मेंटेन करते हैं अपना जो भी गाइडेंस का पॉइंट था वो, यानी पहले से जो हमने बोल रखा है कि गाइडेंस इतनी है तो हम उसको इतनी ही रखने वाले हैं, कोई भी चेंज हमने नहीं किया है, तो डरो मत। अब पता चलेगा Q2 में क्या सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने अश्योरेंस तो दिया है, उसकी वजह से 3% स्टॉक चल तो गया। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, बड़े प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं? एफ होते हैं, देखो डीआईज भी बड़े प्लेयर होते हैं। कमाल की बात यह है कि एफ ने तो बेचा है, ओवरऑल डीआईज ने लिया है, लेकिन एक डीआई ऐसी है, एक फंड हाउस ऐसा है जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को बोला खरीदो, लेकिन खुद बेच रहा है। कौन है वो है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है, इसके अंदर फोकस्ड स्टॉक्स हैं, जस्ट 19 स्टॉक्स है। HDFC मिड कैप देखोगे 70 है, किसी के 50 है, इसका सिर्फ 19 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। अब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगस्त की क्वार्टर की, यानी पिछले क्वार्टर की होल्डिंग दिखाता हूँ, सितंबर का डेटा भी आएगा और उसमें भी शायद अपने को कमी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे बात यह है कि 30% बेचा, नंबर ऑफ शेयर्स के आगे 30% माइनस में है, यानी पिछले क्वार्टर में 30% जितना भी इनका स्टॉक था उसका 30% इन्होंने बेच दिया। ठीक है, 30% बेचा। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में जो भी डेटा है उसमें KPIT टेक की जस्ट 1% होल्डिंग है। 19 कंपनीज है तो ज़्यादा स्टेक होना चाहिए, लेकिन ये बेच बेच के मार्केट वैल्यू ओनली 315 करोड़ की रह चुकी है। 30 लाख स्टॉक्स हैं ओनली इनके पास में, जो कि 29% नीचे है। ये सबसे नीचे की जो टॉप मतलब लीस्ट 3 होल्डिंग्स है सबसे नीचे से, उसके अंदर इसका नाम आ चुका है। अब 1% ही है बस, अब ये बेच दिया तो फिर ये जीरो हो जाएगा। अब बात यह है कि एफ भी इसको बेच रही है, इसको DI भी बेच रही है, तो नियर टर्म का फ्यूचर हो सकता है अच्छा नहीं हो, Q2 या Q3 हो सकता है अच्छे देखने को ना मिले। अब कंपनी सरप्राइज कर देती है तो बात अलग है। कमाल की बात दोस्तों ये है, जो गलत बात है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक मंथ पहले का आर्टिकल अगर आप निकाल के पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि स्टॉक 3% चला था एक महीने पहले, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया था इसको बाय करने की रेटिंग से। सो मोतीलाल ओसवाल ने बाय करने को बोला लेकिन खुद बेच गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल्स आपको दिख जाएगा, गूगल पे आप सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या लग रहा है उनको, मोतीलाल ओसवाल को ऐसा क्यों लग रहा है कि 34% की अपसाइड बाकी है। ये प्रोडिक्शन कर दी थी और बाय करने की इसको रेटिंग दी थी, साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये माल बेच गया है। देखो सीखने की बात है, जस्ट ऐसा चलता रहता है मार्केट के अंदर, रोज का काम है ये, बट अपने को थोड़ा सा टेक्निकल्स फंडामेंटल्स अपनी रिसर्च उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। कोई बाय सेल करने के लिए बोले वो नहीं करना चाहिए, जस्ट ये एक सीख है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो सिचुएशन क्या है, देखो स्टॉक ऊपर से ये जो लो है ये वाला ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, 47%। अभी तो चलो 42% नीचे होगा, लेकिन कितना गिरा है ये ओवरऑल अभी 47%। इससे पहले इस गोले में आप देखो स्टॉक 45% भी गिरा हुआ है। क्या उसके बाद में कंपनी ने बाउंस बैक नहीं करा? किया, बिल्कुल कम बैक। यहाँ पे आप देखो 45% गिरा, लेकिन 200 300 400% बढ़ा भी फिर, लेकिन बढ़ा उसका इंडिकेशन यहाँ मिला रिवर्सल्स के बाद में। तो वो इंडिकेशन जब तक नहीं मिलता तब तक 47 की जगह 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो वो इंडिकेशन कैसे देखते हैं, वो रिवर्सल से देखते हैं। अगर ये ब्लू लाइन क्रॉस हो जाती है, स्टॉक रिवर्स हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि स्टॉक अब रिवर्स हो चुका है। तब तक
इन्वेस्टेड इन्वेस्टर नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस करेगा, वो सोचेगा नहीं यहाँ से पैसा नहीं बनेगा, बाकी जो भी कंपनीज है उनके पास में है एआई या सेमी कंडक्टर XYZ जो भी है वहाँ से उम्मीदें होगी, यहाँ से उम्मीद नहीं होगी। कल उन कंपनीज में प्रॉब्लम होगी, वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, बिकवाली होगी तो बाकी कंपनीज चलेगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। ट्रेडर है तो फिर वो एग्जिट ही करते हैं और हाई ग्रोथ वाली कंपनीज जो भी मोमेंटम में उसमें जाते हैं। सो ये है बात इस कंपनी को लेकर। बाकी दोस्तों पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।